हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। कविता, तू अब भी बैठी है? ये घर तेरा है या सराय? एक दिन भी काम छोड़ दे तो पूरा घर बिखर जाता है। तेरा पैदा होना ही इस घर के लिए सबसे बड़ा अपशगुन था। कविता, जो झाड़ू लगा रही थी, एक पल को थम गई। आंसू आंखों से बहने को तैयार थे, मगर उसने सिर झुका लिया। तभी अंदर से रिया आई। हाथ में नई साड़ी थी जो उसने मोहल्ले की दुकान से खरीदी थी। फिर कविता के सामने साड़ी लहराते हुए बोली, देख दीदी, मुझे कितनी खूबसूरत साड़ी मिली है। तुझ पर तो कोई कपड़ा भी नहीं फपता। वैसे भी तुझे अच्छे कपड़ों की जरूरत ही क्या है। दरअसल ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो बचपन से ही अपने साथ मनूस का शब्द अपने माथे पर लिखवा कर लाई थी और अपने पिता को भी बचपन में ही खो दिया था। सुदर्शनपुर के एक पुराने मोहल्ले में सुबह का वक्त था। बाहर गली में लोग अपने अपने काम में लगे थे, मगर कमला देवी के घर के अंदर तनाव का माहौल पसरा हुआ था। कविता 29 साल की एक सीधी साधी लड़की, साड़ी पहने चुपचाप चारपाई के कोने पर बैठी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ थकान और उदासी थी। उसकी माँ कमला देवी रसोई से निकलते ही उस पर बरस पड़ी। अरे मनहूस, तेरे कारण ही आज तक हमारी किस्मत नहीं खुली। न काम ढंग से करती है, न तेरा कोई रिश्ता टिकता है। भगवान जाने क्यों तुझे पैदा किया मैंने। कविता के आंसू छलक आए, मगर उसने सिर झुका लिया। उसकी छोटी बहन रिया पास खड़ी ताना मारते हुए बोली, हाँ माँ, सही कह रही हो। शादी की उम्र निकल गई है इसकी, अब कौन करेगा इसे अपनाने की गलती। कविता ने उनकी ओर देखा, मगर जवाब नहीं दिया। उसका दिल अंदर से चिल्ला रहा था, पर होठ खामोश थे। उसी वक्त दरवाजे से उसका भाई विवेक अंदर आया, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर नफरत लिए। कविता, तू घर में बोझ है। तेरी वजह से लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। मोहल्ले में सब यही कहते हैं कि विवेक की बहन कुंवारी रह गई। अब अगर कोई रिश्तेदार तेरे बारे में पूछेगा तो मैं खुद बोल दूंगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। कविता का दिल कांप गया। भाई की ये बात उसके सीने में तीर की तरह लगी। तभी आंगन के दरवाजे पर समर खड़ा था। वे मोहल्ले का लड़का था जो अक्सर उनके घर आता जाता था। उसने ये सब सुना। उसकी आंखों में गुस्सा और दया दोनों झलक रहे थे। समर धीरे से खुद से, ये लोग कविता के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतनी मासूम लड़की और इतना अपमान नहीं, इसे चुप रहकर सहना नहीं चाहिए। कविता ने जब समर की नजर देखी तो पल भर को उसे लगा शायद कोई है जो उसके दर्द को समझता है। लेकिन अगले ही पल कमला देवी फिर गरज उठी। कमला देवी थाली पटकते हुए, जा यहाँ से, रसोई साफ कर और रोटी बना। खाने के लायक कुछ कर तो सही, वरना घर छोड़ दे। कविता की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। उसने चुपचाप आंचल से पूछा और रसोई की ओर चल दी। अंदर उसके मन में सिर्फ यही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच मैं इस घर की बदनसीबी हूँ, या बस सबको मुझे दबाने की आदत पड़ गई है। घर के अंदर 29 साल की कविता चुपचाप चारपाई पर बैठी थी। वह गहरी सांस लेकर आंगन की मिट्टी की ओर देख रही थी, जैसे उस सूखी जमीन में अपने आंसुओं की नमी खोज रही हो। उसकी आंखों में एक ऐसी थकान थी जो नींद से नहीं, बल्कि सालों से सहते हुए अपमान से आई थी। कमला देवी साड़ी के पल्लू को कमर में खोसकर रसोई से बाहर निकली। उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ झलक रही थीं। उन्होंने थाली पटकते हुए चीख कर कहा, कविता, तुझे कितनी बार कहा है कि काम में तेजी ला। तेरी वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। भगवान जाने कैसे मनुष्य चेहरा लेकर पैदा हुई थी तू। कविता ने सिर झुका लिया। उसके होठ कांप रहे थे, मगर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कमला देवी की आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तेरी जैसी लड़की घर में हो तो क्या बरकत होगी। तेरे बापू तो कब के स्वभाव सुधार गए, और तू तू अब तक हमारे गले की हड्डी बनी बैठी है। ये सुनकर कविता की आंखों से आंसू झलक पड़े, मगर तभी उसकी छोटी बहन रिया भी वहां आ गई। रिया, जो खुद से छोटी सी बात पर भी कविता को नीचे दिखाने का मौका नहीं छोड़ती थी, मुस्कुराती हुए बोली, सही कह रही हो माँ, इस घर की बदनसीबी की असली वजह यही है। अब इसकी शादी कौन करेगा। उम्र निकल गई और लोग कहते हैं कविता जैसी लड़की घर में बैठी है तो रिश्ता कौन लेगा। हा हा हा। रिया की हंसी में जहर घुला हुआ था। कविता ने उसकी ओर देखा, मगर कुछ कह ना सकी। इतने में घर का दरवाजा धड़ाम से खुला। अंदर आया विवेक।
कविता का बड़ा भाई हाथ में मोबाइल और चेहरे पर गुस्सा लिए उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कविता, मोहल्ले में लोग हंसते हैं हम पर, कहते हैं वो देखो विवेक की बहन अब तक घर पर बैठी है, शादी कोई करेगा नहीं, बस खा रही है घर का अनाज, तुझे शर्म नहीं आती? कविता कांप गई, उसकी आंखें लाल हो गईं, जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया हो पुराने जख्म पर। अगर तुझे इस घर में रहना है तो कम से कम काम तो कर, वरना सच्ची कसम एक दिन खुद तुझे इस घर से निकाल दूंगा। कविता ने आंचल से आंसू पोंछे और धीरे से बोली, भैया मैंने क्या गुनाह किया है, मैं तो बस सबकी बात मानती हूँ। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही कमला देवी फिर गरज उठी, चुप रह, तेरी वजह से ही लोग मुझे ताने मारते हैं, कहते हैं कमला देवी की बेटी मनहूस है, तभी तो घर की हालत ऐसी है। अब तो खुद ही बता, अगर तू पैदा न होती तो मेरा जीवन क्या ऐसा होता? ये सुनकर कविता का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसने अपने कांपते हाथों से थाली उठाई और चुपचाप रसोई की ओर बढ़ गई। इसी बीच घर के दरवाजे पर खड़ा था समर, मोहल्ले का लड़का। उसकी आंखों ने वो सब देखा जो अंदर हुआ। समर के दिल में गुस्सा भी था और दया भी। उसने मन ही मन कहा, समर धीरे से खुद से, ये लोग कविता जैसी मासूम लड़की के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, कितना बर्दाश्त करेगी वो, एक दिन टूट जाएगी। जब कविता रसोई में गई तो उसकी नज़र समर पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली। समर की नज़र में एक अजीब सी हमदर्दी थी जिसे कविता ने पहली बार महसूस किया। रसोई में जाते ही रिया फिर पीछे से आ गई। उसने तानों का सिलसिला जारी रखा। रिया हंसते हुए, दीदी तुझसे तो अच्छे हमारे मोहल्ले के कुत्ते हैं जिनकी पूंछ पर लोग प्यार तो करते हैं, तू तो बस सबकी आंखों में कांटा बनी हुई है। कविता ने हाथ से आंसू पोंछते हुए सब्जी काटनी शुरू कर दी। उसके दिल में सिर्फ यही सवाल घूम रहा था, क्या सचमुच मैं इस घर की बदनसीबी हूँ? दोपहर तक जब सब खाना खाने बैठे थे तो कमला देवी ने जानबूझकर सबके सामने कविता को अपमानित किया। कमला देवी पड़ोसन के सामने, अरे सुनीता, तू तो जानती है मेरी ये बेटी कविता, भगवान ने कैसे मनहूस संतान दी है मुझे, इसकी वजह से ना मुझे चैन है ना इज्जत। पड़ोसन के सामने अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनकर कविता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह चाहकर भी खाना नहीं खा सकी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वह उठकर कमरे में चली गई। रात को चारपाई पर लेटी कविता आसमान की ओर देख रही थी। चांदनी की रोशनी उसकी भीगी आंखों पर पड़ रही थी। उसने मन ही मन कहा, अगर मेरी जिंदगी ही बोझ है तो काश मैं पैदा ही ना हुई होती। उसी वक्त खिड़की से झांकते समर ने उसकी ये हालत देखी और दिल में ठान लिया, अब इसे चुप नहीं रहने दूंगा। इस बार कविता के लिए मैं खड़ा हूँगा। सुबह का समय था। सुदर्शनपुर की गलियां हमेशा की तरह रौनक से भरी हुई थी। बच्चे स्कूल को भाग रहे थे, औरतें पानी भर रही थी, दुकानों पर लोग चाय सुड़कते हुए हंसी ठिठोली कर रहे थे। मगर कविता का घर हमेशा की तरह आज भी दुख और तानों से भरा हुआ था। अपने कुछ दोस्तों के साथ घर आया। दोस्तों ने मजाक में कहा, अरे विवेक, तेरी बहन अब तक घर पर बैठी है, किसी ने अब तक ब्याह क्यों नहीं किया इसका? कहीं तेरे घर में ही तो मनहूसियत नहीं? ये सुनकर विवेक तमतमा गया। उसने गुस्से में कविता की ओर देखा और दोस्तों के सामने ही चिल्ला पड़ा, सुना तूने, लोग तेरा मजाक बना रहे हैं। मैं तुझसे कहता हूँ कविता, तू मेरे लिए शर्म की वजह है। अगर थोड़ी भी इज्जत बची है तो इस घर से निकल जा। कविता वहीं खड़ी रह गई। उसके पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई हो। दोस्त हंसते हुए चले गए और वह चुपचाप रसोई में चली गई। शाम को मोहल्ले की औरतें घर में आईं। कमला देवी ने सबके सामने कविता को बुलाया और ताना मारते हुए कहा, कमला देवी सबके सामने, अरे सुनो, ये है मेरी मनहूस बेटी कविता, 29 साल की हो गई है मगर किसी ने इसे अपनाया नहीं। अब तो मुझे लगता है कि इसे जीवन भर यही मेरे गले का बोझ बनकर रहना पड़ेगा। औरतें आपस में कानाफूसी करने लगीं। किसी ने कहा, शायद नसीब ही खराब है लड़की का। किसी ने कहा, माँ सही कह रही है, ऐसी बेटियां घर में बस बोझ बन जाती हैं। कविता का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में आंसुओं से भर गया, मगर उसने होठ भींच लिए। इसी दौरान आंगन में खड़ा समर ये सब सुन रहा था। उसका दिल गुस्से से भर गया। उसने आगे बढ़कर कहा, कमला आंटी, अगर लड़की का नसीब खराब है तो क्या उसके साथ ऐसे ताने मारना सही है? कविता जैसी बेटियां तो घर की शान होती हैं, मगर आप सब इसे सिर्फ बोझ समझते हैं। कमला देवी तमतमाकर बोली,
तू भी इसमें मत बोल समर, ये हमारा घर है, हमारी बेटी है और जैसा चाहे हम रखेंगे, तुझे इससे क्या मतलब। समर ने गुस्से में उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मतलब है आंटी, क्योंकि जो गलत है उसके खिलाफ बोलना मेरा फर्ज है। कविता हैरान रह गई। पहली बार किसी ने उसके लिए इस तरह आवाज उठाई थी। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े, मगर इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ थोड़ी सी राहत भी थी। रात को कविता छत पर बैठी आसमान की ओर देख रही थी। उसके होठों से धीमे स्वर से निकला, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या कभी मुझे भी अपने लिए इज्जत मिलेगी, या मैं यूं ही इस घर में ताने सुनते सुनते ही मिट जाऊंगी? तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या हुआ? क्या कविता अपने हक के लिए लड़ पाएगी? क्या समर और कविता एक हो पाएंगे? ये जानने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर नेक्स्ट पार्ट लिखना। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पर सिलेक्ट कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक लाइक और एक शेयर और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपनी राय ज़रूर बताएं, और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक ऐसी एक और अच्छी कहानी के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।